जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की निःशुल्क तैयारी आपको करवा रहे थे। साथियों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने रेखिक समीकरण के बारे में अध्ययन किया था कि रेखिक समीकरण क्या होती है। रेखिक समीकरण में मैंने आपको बताया था कि हम रेखिक समीकरण उसको कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है द्विघात समीकरण। यानी कि रेखिक समीकरण में तो चर की घात जो थी वो कितनी थी, 1। अब यहां पर घात जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, द्वि मतलब 2 और घात यानी कि पावर। क्या हो गया तेरे? कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा कट जा, तू भी जा। देखो, द्वि मतलब 2 यानी कि घात कितनी हो जाएगी, 2। और समीकरण तो मैंने आपको बताया ही था, इक्वलिटी है ना। इसका मतलब हम उस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे जिसमें जो अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात कितनी होगी भैया, 2। और अधिकतम घात किसकी, चर की। ये भी याद होनी चाहिए अपने को ना, किसकी, चर की। चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि अगर हम इसके अब व्यापक रूप की बात करें तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कि अगर व्यापक रूप हम उसका देखा था हमने, किसका, रेखिक समीकरण का, तो व्यापक रूप वहां पर क्या था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां पर जो है व्यापक रूप क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो दोनों चर हैं एक ही है। हमने वहां पढ़ा था 2 चरों वाली रेखिक समीकरण जिसमें चर कितने थे, 2 है। यहां पर चर एक ही है, ठीक है। इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहां पर भी ये भी चर है लेकिन इसकी घात कितनी है, 1। इसकी कितनी है, 2। यानी कि अधिकतम घात जो हमें देखने को मिल रही है वो 2 मिल रही, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये द्विघात समीकरण है। तो ये जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो है, ये द्विघात समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है। अब देखिए, अगर जब मैं आपको बहुपद पढ़ा रहा था तो बहुपद में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चर की जितनी घात होती है वो उसकी घात कहलाती है पूरे बहुपद की, और जितनी उसकी घात होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, हल होते हैं, उतने ही उसके मूल होते हैं। तो यहां पर अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण के मूल भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि चर की घात कितनी है, 2। तो द्विघात समीकरण के मूल भी कितने होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं, ठीक है। कि यदि इसके मूल अल्फा तथा बीटा हो, हमने मान लिया कि माना द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो है अल्फा तथा बीटा। अब अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ना भैया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होनी ही चाहिए। मूलों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए, ये -b कौन है, इस x का गुणांक, b कौन है, x का गुणांक, a कौन है, x² का गुणांक। चाहो तो यहां लिख लो, a तो किसका गुणांक है, x² का गुणांक, और b किसका गुणांक है भैया, x का गुणांक। रही बात c की, तो इस c को हम क्या कह देते हैं, इस c को हम नाम दे देते हैं किसका, अचर पद का। c को हम क्या बोल देते हैं, अचर पद। यानी कि ये तो x² का कोफिशिएंट हुआ a, x का कोफिशिएंट हुआ b, और कांस्टेंट कौन है, c। बात समझ में आई। तो अगर मुझे मूलों का योग करना है यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो मुझे सीधा सीधा क्या कर देना है, -b/a कर देना है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मुझे मूलों का गुणनफल निकालना है तो फिर मुझे क्या कर देना है, c बाई ए कर देना है। c कौन, अचर पद, a कौन, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों चीजें अपने को याद होनी चाहिए, फिट कर लो दिमाग में, ठीक है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बाई ए, ठीक है। बात समझ में आई। इसी पर आधारित क्वेश्चंस तुम्हारे बनेंगे। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हमसे क्वेश्चन, बस हमें ये याद होना चाहिए। अगर हमें याद है तो हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसके बाद है द्विघात समीकरण का निर्माण। द्विघात समीकरण कैसे बनी, या अगर हमें मूल दिए हुए हैं तो हम द्विघात समीकरण का कैसे, भाई या तो हमें द्विघात समीकरण पहले दे दे तब हम उसके मूल निकाल लेते हैं। अब ये उसका उल्टा है, हमें मूल दिए जाएंगे और द्विघात समीकरण हमको बनानी है। उसी से बनाएंगे जो हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बाई ए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर में क्या, 0, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अपनी क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, हल करते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल 5 तथा 6 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगी। मूल दिए हुए यानी कि अल्फा कितना है, 5 है, बीटा कितना है, 6 है। अपने को क्या करना है, बस द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। द्विघात समीकरण का निर्माण कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना था 5, बीटा कितना है 6, कितना आया 11। मूलों का गुणनफल भी आने वाला है, ठीक है। 11 थोड़ा नीचे आ जा। एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना है भैया 11 एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना हुआ 30, बराबर में क्या चल रहा है 0। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30 बराबर 0। ये जो मुझे मिली, ये क्या मिल गई, द्विघात समीकरण, ठीक है। कैसे निकली, वही मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर मूल दिए हुए तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं, और द्विघात समीकरण दी हुई है तो हम मूलों का निर्माण भी कर सकते हैं, यानी कि मूल क्या होंगे वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के मूल अल्फा बीटा हैं तो 1/अल्फा इसका मान ज्ञात करो। देखिए, ये बहुपद वाले चैप्टर में भी बताया था मैंने इस तरह का प्रश्न आपको, जब द्विघात बहुपद पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हल किया जाता है। एक बार आप लोग फिर देख लीजिए। हमें जो द्विघात समीकरण दी हुई है वो दी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए, सबसे पहला काम अपने को क्या निकालना है, मूलों का योग। मूलों का योग, अब मूल क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा, बी का डी हो गया देखो आप, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी बाई ए। क्या होता था, माइनस बी बाई ए। ए किसका गुणांक होता था, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। बी क्या है, माइनस 4/1, यानी कि डायरेक्ट ही कितना आ गया भैया, ये तो 4 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मूलों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या आया, अल्फा बीटा, क्या होता था c बाई ए। अब यहाँ पर c कितना है 5 और a तो 1 ही है, तो इसका कितना आ गया 5। अब देखिए, अपने को हल क्या करना है वो लिख लो।
1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाता है। अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो यहाँ आएगा बीटा, यहाँ आएगा अल्फ़ा, तो ये क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी अपने को पता है कितना, -4। अल्फ़ा बीटा का मान भी पता है कितना, 5। तो -4/5 ये मेरा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं अधिकतर एग्जाम में। ठीक है, कहीं भी किसी भी तरह से इसको घुमा फिरा के अपने से पूछ लिया जाता है। बस अपने को ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए कि मूलों का योग जो होता है वो -b/a होता है और मूलों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। दोनों चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है श्रीधराचार्य सूत्र, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है साथियों मैथ्स में। द्विघात समीकरण बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला से डायरेक्ट उसके मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, है ना। एक तरीका मैंने आपको द्विघात बहुपद में बताया था कि अगर किसी तरह से, जैसे एक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, ये एक समीकरण है। ठीक है, अब इस समीकरण के हम 2 तरीके से मूल में आपको निकाल के बताऊंगा। एक तो वो तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था, और एक श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने द्विघात समीकरण के लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया। वो क्या था, ये जो x है ये है मूल, यानी कि अगर कोई मूल है तो उसका मान क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब ये क्या क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये क्या था, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ये b जो है वो क्या है, x का गुणांक है, b² हो गया, 4a क्या है, x² का गुणांक है, c क्या है, अचर पद है, a क्या है, x² का गुणांक है। यानी कि अपने को व्यापक रूप अगर पता है, तो व्यापक रूप पता है तो हम व्यापक रूप से डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले को अटेम्प्ट करके हम सीधा सीधा हमारे मूल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण दी हुई है, x² प्लस 4x प्लस 5 = 0। इसके अपने को क्या निकालने, मूल निकालने हैं। अब अगर हम इस समीकरण को ध्यान से देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है इसके मूल प्राप्त होंगे, लग रहा है। पहले जो मैंने आपको द्विघात बहुपद वाले जो बताया था तरीका, जिसमें हमारे पास 0 नहीं होता था और हम क्या निकालते थे, मूल निकालते थे। ठीक है, अब इसके मूल तो निकलेंगे लेकिन वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, इन सब की जानकारी भी हमको किससे मिलती है, ये जो अंडर रूट में b² - 4ac है, तो इस b² - 4ac को क्या बोला जाता है, d। इसके माध्यम से हमें इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम इसको हल करने लगेंगे तो हमारे पास रियल रूट हमें एग्जैक्टली पता नहीं लग पाएगा, तो हम इस समीकरण को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जगह ये वाली समीकरण लिख लो तुम तो, ठीक है, यही वाली समीकरण लिख लो, ये वाली x² - 11x प्लस 30, इसी से निकाल के बता देते हैं। x² - 11x प्लस 30 = 0। ठीक है, उसी समीकरण को हल उसके भी निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव मामला ज़्यादा होता है, इस वजह से हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। आगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए लगाते हैं हम फॉर्मूला और निकालते हैं अपना आंसर। देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, सबसे पहले तो क्या कर लो, तुलना कर लो। ए क्या है यहाँ पर, 1। x² का गुणांक कुछ भी नहीं है, जिसके आगे कुछ भी नहीं होता उसके आगे कौन होता है, 1 होता है। b होता है क्या, b क्या, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, -11। c क्या होता है, अचर पद। ठीक है, थोड़ा 0 ढंग का बन जाए। चलिए अब निकाल लेते हैं अपन। -b माइनस का 11 प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस के 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 यानी कि गुणा 1, सी कितना है 30 गुणा 30 डिवाइडेड, थोड़ा ऊपर चला गया क्या, कोई बात नहीं है, समझ जाओगे आप इंटेलिजेंट है। 2a, a का मतलब 1। ये इस तरह की भयानक समीकरण बनी देखने में, पर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगी। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, माइनस इसको किया तो 120 डिवाइडेड बाई 2। चलिए चलिए फटाफट हो गया, बस ये गया 11 प्लस माइनस 121 में से 120 गया तो कितना बचा, 1 ही बचा 2। अब अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है, तो 11 प्लस माइनस 1/2। अब अपने को क्या करना है, एक बार प्लस ले लेना है। जब एक बार मैं प्लस लूँगा तो x का मान क्या आएगा 11 प्लस 1/2 यानी कि 12, थोड़ा सही से लिखने में आ जाना, 12/2 इसका मतलब 6। एक मूल तो क्या आया 6, एक बार क्या ले लो माइनस ले लो 10/2 कितना आया 5। ठीक है, यही चीज दी हुई थी उस समीकरण में कि मूल दिए हुए थे अपने को 6 और 5 और हमने द्विघात समीकरण बनाया था। यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाया है और हमने मूल निकाल लिए, इस वजह से इसको क्या कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। कितनी ही उलझनों वाली द्विघात समीकरण हो, अगर अपने को दिमाग नहीं लगा पा रहे हम उस मेथड से, अब वो मेथड कौन सा है अभी मैं बताऊंगा आपको, अगर उससे हम दिमाग नहीं लगा पा रहे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करो और सारे मूल निकालो, सारे क्या 2 ही है, ठीक है, लेकिन हमें आसानी से मूल मिल जाएंगे। हाँ बस ये है, अगर इस अंडर रूट के अंदर कुछ ऐसी संख्याएं आ गई, जैसे माइनस में आ गया अंडर रूट, तो माइनस में आ गया तो फिर हम क्या कहेंगे, इसके रियल रूट प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि वास्तविक हल प्राप्त नहीं होंगे, काल्पनिक हल मिलेंगे। हल तो मिलेंगे लेकिन कैसे मिलेंगे, काल्पनिक मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वाला जो चीज़ें होती है अगर माइनस उसमें आ गया तो फिर वो आयोटा में चला जाता है, इमेजनरी संख्या हमारे को मिलती है, ठीक है। वो जो समीकरण थी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए मैंने आपको उसको सोल्व नहीं करवाया, उसकी जगह हमने दूसरी समीकरण ले ली। अब देखिए ये जो समीकरण है इसके मूल मैंने एक और तरीके से, देख कितना आगे चला गया, इसके मूल मैंने एक और तरीके से आपको बताए थे कि कैसे मूल निकाले जाते हैं। चलिए वहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं और यहाँ पे मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए ये प्लस लिया था, याद रखना है ना। ये जो समीकरण है मैंने आपको वहाँ पर बताया था, क्या बताया था कि हमें 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, किसके, इस 30 के, इस 30 के 2 ऐसे फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करे तो 30 मिले और जोड़े या घटाए तो 11 मिले। अब देखिए 30 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो खुद 30 गुणा 1 हो सकता है, एक 6 गुणा 5 हो सकता है, 10 गुणा 3 भी हो सकता है 30, 15 और 2 भी हो सकते हैं 30, ठीक है, इतने सारे अपने को मिल गए। अब इनको गुणा करने पे 30 तो मिल रहा है, ठीक है, चारों पे मिल रहा है 30 अपने को, लेकिन अपने को वो लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 11 भी मिले, ठीक है। अब देखिए 30 और इसको अगर मैं प्लस माइनस करूंगा तो ये तो मेरा सीधा सीधा ही कट गया, ये तो 11 तो अपन यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ला ही नहीं सकते। 10 और 3 को भी अगर 10 में से 3 माइनस करूंगा तो 7 आएगा, प्लस करूंगा तो 13 आएगा, ये भी नहीं हट गया। अगर 15 में से 2 करूंगा तो 17 जाएगा, इधर करूंगा तो 13 आएगा, ये भी हट गया। कुल मिला के अपने पास सिर्फ एक ही बचा, 6 और 5। अब अपने को लाना क्या है -11। तो अगर मैं प्लस करता हूं, इनको दोनों को प्लस करता हूं तो प्लस का 11 आएगा। अपने को तो लाना किसका है, माइनस का लाना है। तो मैं क्या कर देता हूं, दोनों को ही किसका कर देता हूं, माइनस का कर देता हूं। जब मैं इन दोनों को ही माइनस का कर दूंगा तो फिर मेरे पास जो फैक्टर निकल के आए वो क्या है, -6 और -5। बस अपने को फिर उस -11 की जगह पर रख देना है, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे x²
क्या क्या रखना है, माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का 30 बराबर में 0। अब क्या कर लेते थे हम, x को कॉमन लेते थे तो यहाँ क्या बचता था, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 6 और x माइनस 5 बराबर में 0। तो x माइनस 6 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर क्या आया 6 और x माइनस 5 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर क्या आया 5। ये दोनों तरीकों से हम आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। या तो हम फैक्टर करके मूल निकाले, यानी कि गुणनखंड करके मूल निकाले, या फिर हम श्रीधराचार्य विधि से निकाल सकते हैं। अगर हमें इस तरह से फैक्टर का थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि यार फैक्टर कौन से, छोटी संख्या का तो अपने को आइडिया लग जाता है, पर सपोज कीजिए कुछ ऐसी उटपटी सी संख्या आ गई जो अपने दिमाग नहीं लगा पा रहे, तो फिर उसमें हमको ये काम आता है। फिर हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे और सीधा सीधा अपने आंसर पाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, आगे अपने पास आ गए अब क्या, त्रिघात समीकरण। ठीक है, जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण थी वैसे ही त्रिघात समीकरण है। त्रिघात समीकरण में भी क्या होगा, चर की जो अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात 3 है। रैखिक समीकरण में 1 थी, द्विघात समीकरण में 2 है, त्रिघात में 3 है, 4 घात का होगा तो 4 होगा। क्लियर। चलिए देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है आपके सामने, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में 0। एक्स क्यूब का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक b है, x का गुणांक c है और d अचर पद है। यदि समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा हो, यानी कि अगर हमारे पास त्रिघात समीकरण के 3 मूल अल्फा बीटा गामा हो, तो मूलों का योग जो होता है वही माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणा जो होगा माइनस डी बाई ए। अब देखिए, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो वहां पर मूलों का योग तो माइनस बी बाई ए था, लेकिन मूलों का गुणनफल क्या था, सी बाई ए। यहां पर मूलों का योग माइनस बी बाई ए तो है, लेकिन मूलों का जो गुणा है यानी कि गुणनफल है वो माइनस डी बाई ए है। ठीक है, और अगर इस तरह की कोई चीज हमें मिले, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा यानी कि आपस में इनका गुणा, तो उसका मान क्या होता है, सी बाई ए। हालांकि जीडी में इस तरह के प्रश्न जहाँ तक मुझे उम्मीद है कम ही पूछे गए हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको इसकी नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि अगर आ गए तो फिर हमें ये 3 चीज़ें तो मुख्यतः याद होनी चाहिए। अगर हमारे पास जहाँ तक उम्मीद है द्विघात समीकरण से आगे नहीं आएगा, पर अगर मान लो आ जाए तो हम तो आगे पढ़ते हैं ना, उम्मीद लगा कि मैथ्स वाले मानते हैं वैसे भी। ठीक है, अगर त्रिघात समीकरण आ गई तो फिर बस आपको कुछ ही नहीं करना, ये तीनों चीज़ें तो याद ही रखनी है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें याद हैं कि मूल अगर अल्फा बीटा गामा हो तो मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है, मूलों का गुणा माइनस डी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान जो होता है वो सी बाई ए होता है, तो आप इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं आपके ना, इन्हीं तीनों से काम हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज हमने द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली थी। द्विघात समीकरण के हल क्या होते हैं, मूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा की, द्विघात समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं हमने उसके बारे में भी चर्चा की। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण के मूलों से द्विघात समीकरण का निर्माण भी किया और द्विघात समीकरण के निर्माण से द्विघात समीकरण के मूल भी निकाले। दोनों चीज़ें हमने उल्टी सीधी करके निकाली। ठीक है, इसके अलावा हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बारे में विस्तृत चर्चा की। अगर हमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी द्विघात समीकरण में फैक्टर नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे वहाँ सबसे उपयोगी जो फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण के मूल निकालने का, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही होता है। इसलिए हमें वो याद होना चाहिए कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड टू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप दिमाग में फिट कर लीजिए, द्विघात समीकरण कोई सी भी हो सबके हल ये आपको देगा, चाहे काल्पनिक हो या
वास्तविक हो। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई संख्या अपने को मिल जाती है तो उसका मतलब होता है कि हमारे जो मूल हमें प्राप्त हुए हैं वो कैसे हुए हैं, काल्पनिक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण का ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आगे हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप आपकी तैयारी इसी सकारात्मकता के साथ करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित करेंगे। और वैसे भी नई पॉलिसी के अनुसार अब 50% जो अग्निवीर होंगे उनको 4 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये भी आपके लिए सुनहरा मौका है। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी ऊर्जा के साथ कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।